हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के टॉपिक में मैं कवर करूंगी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। मीन्स छत्तीसगढ़ को कैसे हम प्राकृतिक दृष्टि से उसको कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ का ये पूरा एरिया हम विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 भाग में। अब 4 भाग में इसको डिवाइड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पहली बात मैदान भी है, पठार भी है, पर्वत भी है और पाट प्रदेश भी है। तो इसको हम किस तरीके से इसको विभाजित करेंगे ये मैं अभी बताऊंगी। तो हम इसको पूरे छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इसका आता है पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड। अब मैं बताऊंगी पूर्वी बघेलखंड आपका है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे। तो पूर्वी बघेलखंड का जो एरिया है वो आता है आपका, ये जो एरिया है ये कवर करता है आपका पूर्वी बघेलखंड में। ये सारे एरिया आता है आपका पूर्वी बघेलखंड। ये बघेलखंड ये आता है आपका पूर्वी बघेलखंड में। इसके बाद आता है दूसरा, हम इसको बांट सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसके बाद आता है जसपुर पाट। जसपुर पाट। अब देखते हैं कि जसपुर पाट कितने एरिया को कवर करता है। तो जसपुर का जो पार्ट है ये हम कवर करेंगे, यहाँ से जो पाट वाली प्रदेश है, ये जो पाट वाली प्रदेश है ये आपका आता है जसपुर पाट में। जसपुर का पाट, ये एरिया आता है जसपुर पाट। अब देखिए इसके बाद हम चले जाते हैं सीधे नीचे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये सारी एरिया को कवर कौन करता है, दंडकारण्य। दंडकारण्य मीन्स आपका बस्तर वाली एरिया ये कवर करता है। अब जो बच गया, जितने सारे यहाँ पे आपको पोर्शन जो बचे हुए दिख रहे हैं, ये मध्य की भाग ये आपकी आती है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये आता है आपका, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी एरिया है, छत्तीसगढ़ का मैदान। तीसरा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान। चौथा है आपका दंडकारण्य। दंडकारण्य ये आपका है चौथा। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है और सबसे कम एरिया किसका है। ये तो 4 भागों में आपका विभाजित हो गया। अब सबसे पहले हम एक एक टॉपिक पे देखेंगे कि इसका एरिया कितनी है और कितने क्षेत्रफल को ये कवर करता है। तो हम बात करेंगे बघेलखंड के बारे में। तो वो करता है, इसका क्षेत्रफल है 21,863
ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जसपुर का क्षेत्रफल कितना है। तो जसपुर का क्षेत्रफल है 6208। हमने देखा बघेलखंड का, बघेलखंड पूरे 21,000 क्षेत्रफल है, उसके एरिया को कवर करता है वर्ग किलोमीटर। और ये जो जसपुर का है ये कवर करता है आपका 6208। ये जो जसपुर का एरिया है वो कवर करता है आपका 6208। फिर हमारा सबसे लार्ज एरिया आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के एरिया को कवर करता है। ये कवर करता है 68,064। इसके बाद अब लास्ट हमारी बचती है दंडकारण्य। अब देखते हैं दंडकारण्य कितने एरिया को, पूरे छत्तीसगढ़ के कितने एरिया को ये विभाजित किए हैं। तो उसमें दंडकारण्य कितने % को ये कवर करता है, कितने एरिया को। तो इसका आता है 39,060। इतने क्षेत्रफल को ये कवर करता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका है ये जो 68,000। इसके बाद आता है आपका 39,000। इसके बाद आता है 21,000। इसके बाद आता है जसपुर। तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरे नंबर पे आता है दंडकारण्य। तीसरे नंबर पे आता है आपका बघेलखंड। चौथे नंबर ये सबसे छोटा एरिया कवर करता है जसपुर का पार्ट। अब देखते हैं इसमें कितने कितने % कवर करता है। ये आपका कवर करता है 16%। ये आपका 16% कवर करता है। और जसपुर है वो आपका % कितना कवर करता है, 4% को कवर करता है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये आपका कवर करता है 50% भाग को कवर करता है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसके बाद आता है दंडकारण्य जो दूसरा सबसे बड़ा एरिया है। ये कवर करता है 28-29% को, 28% को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने % को ये कवर किए हुए हैं। ये सारे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का मैदान पूरे 50% भाग को कवर करते हैं छत्तीसगढ़ का। इसके बाद आता है दंडकारण्य जो 28-29% को कवर करता है। इसके बाद आता है बघेलखंड का पठार जो 16% भाग कवर करता है। फिर आता है आपका जसपुर का पाट प्रदेश जो आपका कवर करता है ओनली 4%। अब हम देख लिए कि कितने ये इसका क्षेत्रफल है और कितना % कवर करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और दूसरा टॉपिक लेते हैं। इसके बारे में आप दूसरा टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से संभाग में आता है। संभाग के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा दंडकारण्य है, ये हमारा आता है, ये जो पूरा नीचे का जो एरिया है ये हमारा आता है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग। अब ऊपर का ये दोनों आता है, दोनों एरिया आता है हमारा सरगुजा संभाग में। ये दोनों आता है सरगुजा संभाग में। लेकिन आप देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान है, यहाँ पे रायपुर भी है, दुर्ग भी है, बिलासपुर भी है। यहाँ पे कई सारे 3 संभाग हैं। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदान जो मुख्य रूप से फैला हुआ है ये है रायपुर
और दुर्ग, रायपुर प्लस दुर्ग संभाग। आप देख सकते हैं इसको 3 भाग में ये बढ़ गया है संभाग में। सबसे नीचे वाला आता है वो दंडकारण्य, ये बस्तर संभाग में आता है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये आपका आता है दुर्ग और रायपुर संभाग में। इसके बाद आता है बघेलखंड और जसपुर का पार्ट, ये आता है आपका जसपुर के सरगुजा संभाग इसको कवर करती है। तो मैंने संभाग टॉपिक भी कवर कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संभाग के बाद इसका देखते हैं इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो जो बघेलखंड है इसको और कहा जाता है सरगुजा बेसिन। जो बघेलखंड है इसको हम और यहाँ पे जो 4 नाम यहाँ पे किए हैं, बघेलखंड, जसपुर पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य, इसके 4 और अलग नाम हैं। तो पूर्वी बघेलखंड को हम बोलते हैं इसको सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन इसको बोला जाता है। बघेलखंड बोले या सरगुजा बेसिन, वो दोनों एक ही हैं। इसके बाद आता है जसपुर पाट। जसपुर पाट को क्या बोला जाता है? कन्हार बेसिन। अब क्वेश्चन ये है कि कन्हार बेसिन क्यों बोला जाता है? ये बोला जाता है सरगुजा बेसिन बोला जाता है क्योंकि वो सरगुजा संभाग में है। लेकिन ये कन्हार बेसिन, इसके बोलने का कारण क्या है? तो कन्हार बेसिन इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कन्हार यहाँ पे नदी बहती है वो इसी एरिया में बेसिन बनाती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को हम छत्तीसगढ़ का मैदान बोले या इसको महानदी का मैदान बोले, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। तो हम छत्तीसगढ़ का मैदान बोल सकते हैं या फिर महानदी बेसिन, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तृत ये एरिया महानदी का बेसिन ही है। इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ महानदी का बेसिन। इसके बाद आता है आपका दंडकारण्य। दंडकारण्य को हम बोल सकते हैं इंद्रावती बेसिन। इंद्रावती बेसिन। अब मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पे महानदी बेसिन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो अपवाह तंत्र है नदियों की, तो ये महानदी का बेसिन, महानदी की जो धाराएं हैं, महानदी का अपवाह तंत्र है वो सबसे ज्यादा ये मध्य भाग में ही फैला हुआ है। महानदी की मध्य भाग में बेसिन बनाती है। इसके बाद आता है दंडकारण्य। तो दंडकारण्य में हम देखते हैं ये जो सारी नीचे वाली भाग है ये यहाँ से आता है पूरे इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी क्या करती है, जो बस्तर की एरिया है वहां पे क्या करती है, अपना बेसिन बनाती है, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है इंद्रावती बेसिन। अब यहाँ पे इसके और नाम पता चल गए कि इस चारों को और क्या क्या नाम से बोला जाता है। मैंने ये भी बताया कि वो नाम क्यों रखे गए। इंद्रावती क्योंकि इंद्रावती नदी यहाँ पे सबसे ज्यादा बहती है। मध्य भाग में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान में महानदी, जसपुर पाट में कन्हार नदी, सरगुजा में ये सरगुजा संभाग में है इसलिए उसको सरगुजा बेसिन कहा जाता है। ये आपका कवर हो गया कि कौन कौन से इसके और नाम हैं। इसके बाद बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। मैंने इससे पहले आपको चट्टानों के बारे में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से चट्टान हैं, इसको विभाजित किया है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाई जाती है धारवाड़ शैल समूह,
धारवाड़ सेल समूह। और छत्तीसगढ़ के मैदान में मैंने बताया था यहाँ पे पाया जाता है कडप्पा सेल समूह पाया जाता है, जिसमें चूने की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। धारवाड़ में सबसे ज्यादा मात्रा होती है लोहे की। इसके बाद आता है आपका ये बघेलखंड आता है गोंडवाना सेल समूह आता है आपका बघेलखंड में। और फिर देखिए जसपुर का पाट। मैंने बताया था कि पाट प्रदेश में कौन सा जो सेल समूह वो पाया जाता है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पाट जो चट्टानों का विभाजन किया था उसमें इस एरिया में पाया जाता है दक्कन ट्रेड। ये सारे मैंने बताए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए बघेलखंड में पाया जाता है गोंडवाना सेल समूह, जसपुर में पाया जाता है दक्कन ट्रेड, छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है कडप्पा, दंडकारण्य में पाया जाता है आपका धारवाड़ सेल समूह। ये चारों अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कौन से खनिज पाया जाता है। ये तो सेल समूह हो गया, इसमें खनिज पाया जाता है लोहा, इसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा चूना और डोलोमाइट चूना, इसमें पाया जाता है बॉक्साइट, इसमें पाया जाता है कोयला, इसमें पाया जाता है गोंडवाना में कोयला। आप देख सकते हैं ये सेल समूह है। इसके जस्ट नीचे मैंने बताया है कि कौन कौन से खनिज इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपका 2 टॉपिक और कवर हो गया कि खनिज और इसमें इसके जो चट्टान है। अब इसका और टॉपिक देखते हैं कि इसकी ढाल कहाँ से कहाँ तक है। ढाल मीन्स इसको बोलते हैं ढलान। बघेलखंड की ढाल है उत्तर की ओर। आप देख के मैप में बता सकते हैं कि ये उत्तर की ओर फैला हुआ है, इसकी ढाल है उत्तर की ओर। तो इसकी ढाल है उत्तर की ओर। सबसे नीचे देखते हैं तो नहीं, छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसकी ढाल देखते हैं तो ये आता है पूर्व दिशा की ओर। इसके बाद देखते हैं जसपुर का जो पाट एरिया है इसका ढाल कौन से एरिया में है। तो ये है आता है हमारा ऊपर से देखिए तो दक्षिण पूर्व की ओर। पूर्व की ओर तो है बट ये दक्षिण की ओर, नीचे ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर इसका ढाल है। तो ये आता है दक्षिण पूर्व। अब ये जो दंडकारण्य की ढाल है इसको देखिए कि दंडकारण्य की ढाल है वो किस दिशा में है। तो ये आता है, ये दक्षिण तो है लेकिन ये इसका ढाल है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये आता है दक्षिण पश्चिम। ये आप इसका ढाल देखिए, बघेलखंड का ढाल है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर चला गया वो। जसपुर का ढाल है वो आता है दक्षिण पूर्व की ओर, मीन्स दक्षिण भी है पूर्व भी है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये आपका टोटली पूर्व दिशा की ओर इसकी ढाल है। इसके बाद आता है दंडकारण्य आप देख के बता सकते हैं ये तो दक्षिण की ओर है ही लेकिन इसकी ढाल है वो पश्चिम की ओर है। तो ये ढाल कवर हो गया। इसके बाद मैं बताती हूँ इसमें नदियों की अपवाह तंत्र, कौन कौन सी नदी का अपवाह तंत्र यहाँ पे है। तो सबसे पहले नदी के अपवाह तंत्र में दंडकारण्य से स्टार्ट करते हैं। बस्तर के अपवाह तंत्र में नदी गोदावरी आती है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। नदियों के अपवाह तंत्र में गोदावरी नदी। मध्य वाले में आए, मध्य वाले में देखिए ये तो है महानदी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है, महानदी।
महानदी अपवाह तंत्र के अंदर आती है। इसके बाद देखिए बघेलखंड। बघेलखंड का जो पठार है वो किस नदी के अंतर्गत आता है? तो वो नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये है सोन और गंगा। सोन नदी को ही गंगा नदी कहा जाता है। तो ये सोन नदी के अपवाह तंत्र में आती है। सोन नदी के अपवाह तंत्र में आती है। इसके बाद देखिए आपका जसपुर का पाठ है वो किस नदी की अपवाह तंत्र में आती है? तो यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे ब्राह्मी नदी का अपवाह तंत्र होता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान इस एरिया का महानदी है वो भी जसपुर पाठ को कवर कर देती है। अपने अपवाह तंत्र में जो महानदी है वो भी जसपुर पाठ को कवर करती है। तो इसका अधिकांश भाग महानदी कवर करता है और इसके जो प्रमुख यहाँ के अपवाह तंत्र है वहाँ पे ब्राह्मी नदी भी कवर करती है। तो यहाँ पे ये महानदी ही इसको भी कवर करता है। महानदी ही इसको कवर करती है अधिकांश मात्रा में। तो ये मैंने अपवाह तंत्र आपको बता दिया। इसके बाद मैं बताऊंगी मिट्टी कि इसमें कौन कौन सी मिट्टी इस एरिया में पाई जाती है। अब देखिए मिट्टी के बारे में कि कौन कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो पूर्वी बघेलखंड हम देखते हैं तो वहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। पूर्वी बघेलखंड देखिए कहाँ पे है, ये पूर्वी बघेलखंड यहाँ पे पाया जाता है। मैंने इससे पहले वीडियो में मिट्टी के बारे में बताया था कि मिट्टी कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो पूर्वी बघेलखंड में पाया जाता है लाल पीली जहाँ जहाँ पे गोंडवाना शैल समूह मिलेगा वहाँ वहाँ पे आपको लाल पीली मिट्टी ही मिलेगी। इसके बाद आता है जसपुर का पाठ। जसपुर के पाठ में आपको मिलेगा लाल पीली और इसमें आ जाता है प्लस लेटेराइट। लेटेराइट क्योंकि यहाँ पे जो पाठ प्रदेश है यहाँ पे पाया जाता है बक्साइट। यहाँ पे दक्कन ट्रेप पाया जाता है शैल समूह और दक्कन ट्रेप शैल समूह में पाया जाता है बक्साइट यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान में मैंने आपको बताया कि कौन से शैल समूह यहाँ पे पाया जाते हैं। कडप्पा शैल समूह पाया जाते हैं और यहाँ की मिट्टी होती है लाल पीली। यहाँ की मिट्टी होती है लाल पीली जिसे हम मटासी मिट्टी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका दंडकारण्य एरिया। दंडकारण्य में आपका आता है लाल दोमट और लाल बलुई। मैंने इस एरिया में आपको बताया था कि यहाँ पे पाया जाता है लाल दोमट, इस एरिया में पाया जाता है दोमट, इस एरिया में पाया जाता है पूरे, फिर बाकी में बलुई। तो इसमें पाया जाता है लाल दोमट प्लस बलुई, ये दोनों मिट्टी पाई जाती है। ये जो बस्तर और जो यहाँ पे सुकमा है इस एरिया को कवर करता है आपका दोमट, लाल दोमट मिट्टी, और ये जो बाकी का एरिया है ये कवर करता है आपका बलुई मिट्टी। तो मैंने ये मिट्टी का टॉपिक भी आपका कवर कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम मिट्टी के टॉपिक के बाद आता है फसल। फसल में देखते हैं कि क्या क्या फसल यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मैदान वाले भाग में देखते हैं। मैदान है मीन्स यहाँ पे तो धान होना कंपलसरी है। तो यहाँ की मुख्य फसल है धान। जो मध्य भाग है इसका मुख्य फसल है धान। इसके बाद आता है जो दंडकारण्य और ये बघेलखंड जसपुर है वो ठंडी इलाका है
और यहाँ पे पाट प्रदेश है। पाट प्रदेश है मीन्स वहाँ पे बागवानी फसल उगाया जाता है, मीन्स चाय, कॉफ़ी और जो टमाटर, सब्जियाँ ये सारी यहाँ पे उगाई जाती है। मीन्स बागवानी फसल में चाय, टमाटर ये सारी यहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसल जो बागवानी फसल है। यहाँ पे उगाया जाता है मोटे अनाज, मोटे अनाज कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, मोटे अनाज कोदो कुटकी। और हम देखते हैं पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड में हम देखते हैं यहाँ पे कौन से अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे तिलहन भी यहाँ पे फसल के रूप में उगाया जाता है। इसमें भी होता है मोटे अनाज, मोटे अनाज प्लस तिलहन। ये सारी फसल 4 भाग में डिवाइड है कि सबसे नीचे में पाया जाता है मोटे अनाज प्लस कोदो कुटकी। इसके बाद आता है आपका धान जो मध्य भाग में है। इसके बाद देखिए जो पाट प्रदेश है वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, टमाटर या सब्जियाँ ये सारी उगाई जाती है, बागवानी फसल। इसके बाद आता है बघेलखंड। बघेलखंड में आता है मोटे अनाज और तिलहन। ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया कि अनाज फसल कौन कौन से यहाँ पे उगाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं वनस्पति। वनस्पति क्या क्या है, सारे अलग अलग चारों पार्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं बघेलखंड का। पूर्वी बघेलखंड में पाया जाता है उष्णकटिबंधी, इसमें पाया जाता है उष्णकटिबंधी। फिर मध्य और जो पाट प्रदेश है इसमें पाया जाता है, दोनों में सेम पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है उष्ण आर्द्र मानसूनी। ये दोनों में पाया जाता है इसमें और इसमें उष्ण आर्द्र मानसूनी, उष्ण आर्द्र मानसूनी। ये पाया जाता है 2 एरिया में। यहाँ पे मानसून है जसपुर और छत्तीसगढ़ के मैदान में उष्ण आर्द्र मानसूनी। अब हम देखते हैं दंडकारण्य को कि दंडकारण्य में कौन सी मानसून वहाँ पे पाई जाती है। तो दंडकारण्य में इसका मानसून होता है उष्ण शुष्क पर्णपाती, उष्ण शुष्क पर्णपाती। अब ये देखिए 3 भाग में ये मानसून आपका डिवाइड हो गया है। ऊपर वाला बघेलखंड में आपका आता है उष्णकटिबंधी, छत्तीसगढ़ के मैदान जसपुर में आता है उष्ण आर्द्र मानसूनी, दंडकारण्य में आता है उष्ण शुष्क पर्णपाती। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप उष्णकटिबंधी एरिया में देखिए, वहां पे वो होता है सागौन वन। यहाँ पे होता है सागौन वन। सागौन वन पाया जाता है बघेलखंड के एरिया में। फिर जो मध्य वाली एरिया है ये छत्तीसगढ़ के मैदान जसपुर, इसमें पाया जाता है मिश्रित वन। इसमें होता है मिश्रित वन। अब लास्ट वाली जो हमारे दंडकारण्य की एरिया है इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है साल वन। तो देखिए जो बघेलखंड की एरिया है वहां पे पाई जाती है उष्ण कटिबंधी, वहां की वन है सागौन वन। इसके बाद आता है जसपुर और छत्तीसगढ़ के मैदान, इसमें पाया जाता है उष्ण आर्द्र मानसूनी और मिश्रित वन। फिर इसके बाद आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य में पाया जाता है उष्ण
पर्णपाती, उष्ण शुष्क पर्णपाती, इसमें मुख्यतः साल वन पाए जाते हैं। तो ये आपका जलवायु मौसम ही कवर हो गया। अब इसके बाद आता है वन क्षेत्र कितने कितने की है। तो वन क्षेत्र है, ये जो बघेलखंड है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्र है वो कवर करता है पूर्वी बघेलखंड का एरिया। जो ये पूर्वी बघेलखंड का एरिया है ये पूरे वन क्षेत्र का 50% कवर करता है। मीन्स पूरे छत्तीसगढ़ में बघेलखंड को छोड़ के जितने वन मिलेंगे वो आपको बघेलखंड को छोड़ के ये सारे वन एक तरफ 50% एरिया कवर करते हैं और बघेलखंड ही पूरे 50% का एरिया वन का एरिया कवर करता है। फिर जो इधर आता है ये इससे कम परसेंट में डिवाइड है। तो आप बता सकते हैं कि इसका विभाजन करेंगे तो बघेलखंड एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जो क्या करता है, जबकि ये बघेलखंड ओनली 16%, जबकि जो बघेलखंड है वो केवल 16% भाग इसका क्षेत्रफल कवर करता है, लेकिन ये वन क्षेत्र कवर करता है पूरे छत्तीसगढ़ का 50%। अब इसके बाद हम देखते हैं वन क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखते हैं जलवायु। तो जलवायु, इसकी जलवायु क्या है, तो सारे की जलवायु है उपमहाद्वीपीय। इसकी जलवायु पहले देखिए, यहाँ पे आता है बघेलखंड, जसपुर, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य, ये सारे, तो इसका आता है उपमहाद्वीपीय। सारे का आता है उपमहाद्वीपीय। ये चारों एरिया को कवर कौन करता है, ये उपमहाद्वीपीय आता है सारे जलवायु में। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे पहले बात करें ऊंची चोटी के बारे में, तो सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा की चोटी, जो हमें मिलता है जसपुर के सामरी पाठ में। तो हम चले जाते हैं जसपुर के पाठ, यहाँ की चोटी है गौरलाटा। गौरलाटा की चोटी है, इसका जो ऊंचाई है वो है 1225। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1225 मीटर गौरलाटा की चोटी। सबसे ऊंची यहाँ पे मिल जाएगी जसपुर के पाठ में। तो गौरलाटा की जसपुर में गौरलाटा की चोटी जो है आपका 1225 मीटर। इसके बाद आता है आपका जो बघेलखंड है, इसमें आता है देवगढ़ की चोटी, ये आपको होता है 1033। तो बघेलखंड की ऊंची चोटी है देवगढ़ की। देवगढ़ की चोटी ये होता है 1033 मीटर। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ऊंची चोटी होती है कि कितनी, ये होती है बदरगढ़ 1176 मीटर। क्या नाम है इसका, बदरगढ़ की चोटी, ये है आपका छत्तीसगढ़ की मैदान। फिर आपका है दंडकारण्य। दंडकारण्य में आपका मिलता है यहाँ पे जो एरिया है वहां पे मिलेगा आपको बैराडीला। इसकी बैराडीला में यहाँ पे आपको मिलेगा
बैलाडीला है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1210 मीटर है। 1210 मीटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपको मिलेगी गौरलाटा जो है सामरी पार्ट में। इसके बाद आता है आपका बैलाडीला, इसका है 1210 मीटर। फिर उसके बाद आता है बदरगढ़ 1176, उसके बाद देवगढ़ 1033 मीटर। ये आपकी ऊंची चोटी चारों भाग में पता चल गई। अब हम देखेंगे ऊंची चोटी के बाद देखेंगे कि यहाँ पे वर्षा कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पे वर्षा होती है 125 से 150 के बीच होती है। जो बघेलखंड है वहाँ पे 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर कवर करता है बघेलखंड, और छत्तीसगढ़ का मैदान भी 125 से 150 तक कवर करता है छत्तीसगढ़ का मैदान। अब फिर हम आते हैं जसपुर के पार्ट में कि जसपुर का पार्ट कितने परसेंट वर्षा कवर करता है, मतलब इसमें बारिश कितने सेंटीमीटर होती है। इसका आता है 172 मीटर, 172 सेंटीमीटर। यहाँ पे इतनी वर्षा होती है 172 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं अबूझमाड़ में। अबूझमाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस एरिया में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये जो एरिया है दंडकारण्य के पास ही नारायणपुर का, यहाँ पे होता है 167 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी कितनी वर्षा यहाँ पे होती है। दंडकारण्य में होती है 167 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान और बघेलखंड में होता है 125 से 150 सेंटीमीटर। फिर आता है जसपुर के पार्ट में 172 सेंटीमीटर। अगर हम सबसे अधिक वर्षा के बारे में देखें तो यहाँ पे जो अबूझमाड़ है, हमने अभी यहाँ पे देखा दंडकारण्य में होता है 167 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो एरिया अबूझमाड़ का है वहाँ पे होता है 182 सेंटीमीटर। जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी पे होती है। अब देखते हैं हम तापमान पे हम देखते हैं तो ये जो ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया रहता है सेम। तो तापमान सबसे अधिक रहती है 35%, यहाँ भी तापमान रहता है 35%, 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है जसपुर और ये छत्तीसगढ़ का मैदान। जसपुर के पार्ट में हम देखें तो इसका तापमान रहता है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ के मैदान में देखें तो सबसे ज़्यादा तापमान आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान। यहाँ पे आपका तापमान मिलेगा आपको 36 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए यहाँ पे कि तापमान यहाँ पे किसका कितना है। ऊपर बघेलखंड और दंडकारण्य का तापमान सेम रहता है। फिर जसपुर और छत्तीसगढ़ का तापमान, जसपुर का 32 और मैदान इसका 36 रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जनजाति कौन कौन सी है। जनजाति के बारे में देखेंगे तो यहाँ जो बघेलखंड में है यहाँ मुख्य रूप से उराव जनजाति पाई जाती है, उराव और कोल, उराव और कोल जनजाति पाई जाती है। फिर हम देखते हैं जसपुर के पाट में, तो पाट प्रदेश में पाया जाता है कोरवा बिरहोर, कोरवा बिरहोर और कोल, और यहाँ पे नगेसिया, कोरवा बिरहोर नगेसिया कोल। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या पाई जाती है। तो यहाँ पे पाया जाता है आपका सौरा, बिंझवाड़, धनवान। यहाँ पे पाया जाता है मैदान इलाके में सौरा, बिंझवाड़, धनवान, ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ के मैदान इलाके में।
फिर जो लास्ट में आता है यहाँ पे हल्बी, मुरिया, माड़िया, ये सारी जनजाति पाई जाती है जो दंडकारण्य के भाग है। मीन्स बस्तर की एरिया में ये सारी जनजाति पाई जाती है। मोरिया, माड़िया, हल्बी, ये सारी पाई जाती है। गोड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे गोड़। तो ये आपका कवर हो गया कि कहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ का पूरे विभाजन किया प्राकृतिक दृष्टि से। इसको प्राकृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है पूर्वी बघेलखंड का, पूर्वी बघेलखंड जो ऊपर की ओर अपना एरिया कवर किया है। फिर आता है जसपुर पाट, फिर ये पूरे सबसे बड़ा एरिया है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसके बाद आता है दंडकारण्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैंने इसको डिवाइड किया है। इसका देखिए, ये आता है आपका बस्तर संभाग, ये आपका है दुर्ग रायपुर संभाग, ये दोनों आता है आपका सरगुजा संभाग। अब महानदी का अपवाह तंत्र देखिए, नदी के अपवाह तंत्र में तो ये वाला आता है सोन नदी अपवाह तंत्र में। फिर ये दोनों आती है महानदी के अपवाह तंत्र में। ये जो लास्ट वाली है वो है गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र में। अगर इसका और नाम देखें तो दंडकारण्य को हम बोल सकते हैं इंद्रावती बेसिन, ये महानदी का बेसिन मध्य वाला। फिर जसपुर को हम बोल सकते हैं कन्हार बेसिन, और जो बघेलखंड है इसको हम बोल सकते हैं सरगुजा बेसिन। ये सारे चीज़ मैंने आपके छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में सारी चीज़ आपको कवर कर दी है। तो एग्जाम में ये छोटी छोटी क्वेश्चन आएंगी कि दंडकारण्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या फिर यहाँ के कौन से अपवाह तंत्र में आता है, इसके और क्या नाम है। महानदी के बारे में पूछ सकते हैं कौन सी जनजाति पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, कौन से फसल होते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उसी बेस से आएगा। ये पूछ सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है, ऐसा ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन जो है वो टॉपिक पूरे कवर कर दिए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।